हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पांचवा पार्ट देखेंगे सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से, जो आपके सुपर टेट परीक्षा में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में दोनों में यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें सभी प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेंगे। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? अमृतसर को किसने बसाया था, ये पूछा जा रहा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, गुरु रामदास। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। गुरु रामदास जो है सिखों के गुरु थे और उन्हें गुरु की उपाधि जो है 30 अगस्त 1574 को दी गई थी। विदेशी आक्रमण से शहर जो है तबाह किए जा रहे थे। तब पंचम गुरु नानक गुरु रामदास ने शहर अमृतसर का निर्माण किया था और अमृतसर का उस समय नाम था रामसर। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अमृतसर की स्थापना जो है गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है इसको जोड़ा गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीर्णोद्धार किसने कहा था? जियो और जीर्णोद्धार किसने कहा था? तो ये महावीर स्वामी ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और महावीर स्वामी का 2 क्वेश्चन हो रहा है और इन्होंने अनेकांतवाद का स्थापना किया था और एक जो है स्यादवाद की स्थापना की थी। ठीक है, स्यादवाद की स्थापना और अनेकांतवाद की स्थापना भी किसने किया था? तो महावीर स्वामी ने किया था। ठीक है, भगवान महावीर का आत्म धर्म जो है विश्व की प्रत्येक आत्मा के लिए एक समान था और विश्व की सभी आत्मा एक सी है, इसलिए हमें दूसरे के प्रति जो है वही व्यवहार करना चाहिए जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर स्वामी का जो है जियो और जीने दो का सिद्धांत था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कोयम्बटूर यह तमिलनाडु प्रांत का एक शहर है। ठीक है, जिसे जो है मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है और कोयम्बटूर जो है एक प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र है और नीलगिरी की तराई में स्थित यह शहर जो है पूरे साल सुहावने मौसम का एहसास कराता है। तो ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ये कपड़ा का प्रसिद्ध केंद्र में भी माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है। ठीक है, यह नहर जो है पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है इंदिरा गांधी नहर माना जाता है। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो किसके कारण? तो ये स्थलीय विकिरण के कारण। भी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्थलीय विकिरण जो है भौतिकी में प्रयुक्त विकिरण ऊर्जा का ये रूप है जो तरंगों या किसी परमाणु या अन्य निकाय द्वारा जो है उत्सर्जित गतिशील कणों के रूप में जो है उच्च अवस्था की ओर चलती है। इसलिए जो है वहाँ पे हमेशा लगता है कि ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरी योजना जो है कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो 1962 की संक्षिप्त भारत चीन युद्ध ने जो है अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर कर और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया था और 1965-66 में जो है भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया। मुद्रास्फीति और प्राथमिकता के नेतृत्व में यह युद्ध जो है मूल्य स्थिरीकरण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था और बांधों का जो है निर्माण जारी रखा गया था। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो बनाया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना वो कृषि के विकास के लिए बनाया गया था। लेकिन वहाँ पे 2 युद्ध उस समय हो गए। ठीक है, लेकिन फिर भी ये विचलित नहीं हुआ और इस पर जो है जोरदार समर्थन किया गया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी सदन जिसको राज्यसभा कहते हैं कि कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? तो आप लोग जानते होंगे इसको 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्यसभा जो है भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है
और लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा मानी जाती है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो है 12 राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं, इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। और अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में जो है सदस्य 6 साल, ठीक है, और 6 साल के लिए होते हैं और हर 2 साल में जो है सेवानिवृत्त होते हैं। और ऊपरी सदन राज्यसभा के 12 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इससे संबंधित प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा की शुरुआत की थी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह जो है 1699 में बैसाखी वाले दिन जो है आनंदपुर साहिब में किया था। और इस दिन जो है उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर जो है खालसा बनाया तथा तत्पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं भी जो है अमृतपान किया था और वहीं से जो है खालसा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1699 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर की होती है? तो ये 111 किलोमीटर। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भूमध्य रेखा तथा अक्षांश शून्य होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा का अक्षांश जो होता है वो शून्य होता है और पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई जो है लगभग 14,75,000 किलोमीटर माना जाता है। और भूमध्य रेखा पर जो है 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो है 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो है कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। और पृथ्वी के घूर्णन की धुरी और सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी की परिक्रमा की कक्षा से प्राप्त सतह के बीच के संबंध जो है स्थापित करें। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर जो है अक्षांश के 5 घेरे मिलते हैं और भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ठीक है, तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर और पूरी पृथ्वी के अक्षांश की जो लंबाई है वह 14,75,000 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो ये बौद्ध धर्म के हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का संबंध जो है 200 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 480 ईसा पूर्व तक का है और ये गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि येलोरा की गुफाएं भी यहीं पर है, अजंता में ही है, परंतु वे गुफाएं हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों से संबंधित है। येलोरा, ठीक है, येलोरा जो है बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों से संबंधित है, लेकिन अजंता की जो गुफा है ये केवल जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है। और एक पूछता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर जो है ये गुजरात में है। ठीक है, गिर गुजरात। और मानस, एक पूछता है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो मानस असम। ठीक है, मानस असम, इसको आप लोग से कन्वर्ट कर लीजिएगा। और गिरिराज गुजरात, ठीक है, और सुंदरबन पश्चिम बंगाल। ठीक है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो सभी को आप लोग याद रखिएगा, असम, ठीक है, मानस, सा असम, मानस, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दुधवा आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और गिर गुजरात, पश्चिम बंगाल में सुंदर। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो ये गुप्त साम्राज्य को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय इतिहास में जो है गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, और इसने जो है वर्ष 319 ईसा पूर्व जो है गुप्त संवत भी चलाया था और इसका पुत्र ही प्रसिद्धि शासक समुद्रगुप्त था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
गुप्त साम्राज्य को, गुप्त शासनकाल को जो है भारत का स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता था। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र ही जो है समुद्रगुप्त था। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? तो जापान पे 2 परमाणु बम गिराया गया था, तो उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय, फैट मैन। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अमेरिका ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है 6 अगस्त 1945 को और एक जो है 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, हिरोशिमा एवं नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर 2 बम, परमाणु बम गिराए गए थे, और इन बमों के नाम क्रमशः लिटिल बॉय और फैट मैन था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो की खोज किसने की थी? प्लूटो की खोज किसने की थी? तो क्लाइड टोम्बो ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लाइड टोम्बो ने। प्लूटो जो है सौर मंडल का 8वां ग्रह था, जिसकी खोज जो है 1930 में क्लाइड टोम्बो ने की थी। और वर्ष 2006 से जो है प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है, और प्लूटो की संख्या जो है 13,43,040 से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको जो है प्लूटो को 13,43,40 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 2006 से इसको आपका बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है, और इसकी खोज जो है 1930 में क्लाइड टोम्बो द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। किसका महत्वपूर्ण केंद्र है? तो ये हिंदू का महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, हम्पी, इसको एक और नाम से जाना जाता है हस्तिनावती। ठीक है, हस्तिनावती, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। हम्पी या हस्तिनावती जो है कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। यह हिंदू धर्म से संबंधित है तथा विजयनगर साम्राज्य का एक भाग भी है। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक से विद्रोह करके की थी। तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ये जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण का अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जुड़ना, ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये गलत हो जाएगा आपका। उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी सही हो जाएगा। परिवेशीय मुद्दों पर जो है जागरूकता का विकास करना, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर्यावरण अध्ययन से संबंधित ये नहीं है कि पाठ्यपुस्तक की उनको परिभाषाएं याद कराई जाए या परिभाषाएं याद करने को लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होता है बच्चों में परिवेशीय मुद्दों के संबंध में जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं कार्य करने तथा खोजी बनाना, और उन्हें जो है सृजनात्मकता तथा जिज्ञासा के लिए प्रेरित करना होता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक पुनर्गठन से उत्पन्न हुई बेरोजगारी आमतौर पर आपूर्ति या मांग में उतार चढ़ाव के बजाय प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो आपूर्ति या मांग में उतार चढ़ाव के स्थान पर औद्योगिक पुनर्गठन से उत्पन्न होती है। ठीक है, आपूर्ति की मांग के उतार चढ़ाव। ठीक है, मान लीजिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसकी मांग या तो उतार में हो या तो चढ़ाव में हो, यानी इसका रेट बढ़ा हो या घटा हो, उसके बीच में जो औद्योगिक पुनर्गठन जो होता है, औद्योगिक पुनर्गठन का निर्माण किया जाता है, उससे जो है उत्पन्न जो होती है, उसको जो है क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो ये थी लीला सेठ। ठीक है, लीला सेठ जो है भारत की प्रथम महिला थी जो किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी, और ये वर्ष 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और फातिमा बीबी
ठीक है। एक फातिमा बीबी थी, भारत की प्रथम महिला थी जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। तो फातिमा बीबी जो है इस सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एससी में, और लीला सेठ जो है हाई कोर्ट एचसी में बनी थी पहली बार, ठीक है। और ये 1991 में बनी थी, और ये जो है 1989 में बनी थी। तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? लोकसभा में जो बहस होती है किस भाषा में मुद्रित होती है? तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लोकसभा की बहस जो है हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होती है। संविधान की जो भाग 17 है, ठीक है, भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 का संबंध जो है राजभाषा से माना जाता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये दो है, दोनों भाषाओं में होती है, अंग्रेजी और हिंदी में, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 71 नंबर प्रश्न है, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो जो संदेश सेवा होती है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आयकर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर ये भी प्रत्यक्ष कर है, कारपोरेट कर ये भी प्रत्यक्ष कर है। तो इनमें से कोई नहीं सही होगा, सभी जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष कर हैं, कोई ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। एक ऐसा टैक्स जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे सरकार को दिए जाते हैं, यह सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों और संगठनों पर लागू कर जो है टैक्स कहलाता है, ठीक है। लागू जो है ये कर टैक्स कहलाता है। जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ठीक है, कारपोरेट कर, ये सभी जो है किस में आ जाते हैं? प्रत्यक्ष कर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और व्यक्ति या संगठन मुख्य उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है। जहां कर एक इकाई पर लगाया जाता है, जिस संगठन पर टैक्स लगाया जाता है वह कर भुगतान की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रत्यक्ष कर ऐसा नहीं है कि जो प्रत्यक्ष कर ना हो, ठीक है। तो सभी यहाँ पे प्रत्यक्ष कर हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे 42वां संविधान को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान को जो है भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 के द्वारा जो है संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए थे, ठीक है। इसमें संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता एवं एकता, अखंडता सब जोड़ा गया था। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी, और इसी के अंतर्गत जो है संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 के क में, भाग 4 के क में जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसको जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, सही नहीं है पूछा है। तो स्वर्ण क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है, ये तो सही है। नीली क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से, तो ये गलत हो जाएगा, उर्वरकों के नहीं होगा। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से है। और पीली क्रांति अंडों के उत्पादन से, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पीली क्रांति किससे है? तो तिलहन से है, ठीक है। पीली क्रांति किससे है? तिलहन से है, ठीक है। तो सही नहीं है, तो दूसरा आपका, तीसरा दोनों आपका सही नहीं होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तीसरा इसमें दोनों आपका गलत है, ठीक है। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो आप लोग जानते होंगे संपत्ति का अधिकार को, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसे भारतीय संविधान ने भी जो है मूल अधिकारों से अधिक आवश्यकता समझा। और 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में जो है मूल अनुच्छेद 31 में था, ये इसको द्वारा जो है प्रत्यक्ष संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर इसी अध्याय 31 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के क में, ठीक है, संवैधानिक रूप से इसको समष्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसको संपत्ति के अधिकार में अनुच्छेद जो है 300 के क में, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नागानंद जो है राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक है,
और यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक माना जाता है। यह नाटक जो है 5 अंकों में है। इसमें गरुड़ देवता को खुश करने के लिए जो है नागों की बलि देने को रोकने के लिए राजकुमार जिमुतवाहन द्वारा अपना शरीर त्याग की कहानी है। तो यहाँ इससे संबंधित है, तो ये हर्षवर्धन के द्वारा रची गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन संस्थापक, उसको मिलान करना है। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब किया गया था? तो 1875 में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, और वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरल नायडू के द्वारा। ठीक है, और प्रार्थना समाज की तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, तो 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। ठीक है, तो बी ऑप्शन अब इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? भारतीय नगरों में से सबसे पूर्व कौन सा एक नगर अवस्थित है? तो ये है लखनऊ। ठीक है, इन नगरों में से, इन चारों में से कौन सा सबसे पूर्व में है? तो लखनऊ। ठीक है, भारत का अगर मानचित्र देखते हैं अगर, ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए बनाते हैं भारत का मानचित्र। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हैदराबाद कहाँ पे? यहाँ पे। भोपाल कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, बंगलुरु कहाँ पे? यहाँ पे है। तो सबसे पूर्व में यहाँ पे लखनऊ आपका पड़ेगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों के साथ। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के साथ जो है अपनी सीमाओं को जो है साझा करता है। और राज्य के 48 जिले हैं, मध्य प्रदेश में 48 जिले हैं। ठीक है, जिन्हों 8 डिवीजनों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये सब नहीं उतना पूछेगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। कितने राज्यों के साथ? तो 5 राज्य, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 6 वर्षों के लिए की जाती है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा जो है स्थापित एक प्राधिकारी है, जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के आय व्यय का लेखांकन करता है। और वह जो है सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी लेखांकन करता है। और इसकी नियुक्ति जो है 6 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? आकस्मिकता निधि का संरक्षक तो ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। भारत की जो आकस्मिकता निधि का संरक्षक होता है ये राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 267 के अंतर्गत ये आपातकाल में स्थिति ऐसी लागू होती है तो उसका संरक्षण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो ये समवर्षा रेखाएं को। ठीक है, समवर्षा रेखा जो है मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा है जो एक निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत का स्थल है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन को जो है प्रारंभ में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था इसको। ठीक है, और इसका निर्माण जो है 1887 में किया गया था। इसका डिजाइन जो है फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने किया था। और वर्ष 1996 में इसका नाम बदलकर जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तथा 2017 में इसका नाम बदल करके जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया गया। ठीक है, तो तीनों को याद रखिएगा कब कौन सा नाम परिवर्तन हुआ। और वर्ष 2004 में जो है इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, 2004 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी की बीमार गणतंत्र से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार जो है जर्मनी के बीमार गणतंत्र के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है आपातकाल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को स्थगन संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वे जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 352, 356 और 360 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये जर्मनी के बीमार गणतंत्र से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में कौन सेनापति थे? तो मीर बख्शी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अकबर के शासनकाल में जो है मीर बख्शी, इसको बख्शी लिखा है यहाँ, बख्शी होगा, बख्शी, ठीक है, मीर बख्शी सेनापति को कहा जाता था। और अकबर जिस समय शासक था उस समय ब्रिटेन में जो है 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो ये शिवाजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। छत्रपति शिवाजी जो है गुरिल्ला युद्ध पद्धति के संस्थापक माने जाते हैं। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। और राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो ये लाल किला परिसर में है, ठीक है। दिल्ली के लाल किला परिसर में जो है मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। और आगरा में जो मोती मस्जिद का निर्माण है वो शाहजहाँ ने कराया था, ठीक है। तो लाल किला परिसर में जो मोती मस्जिद है इसको विश्व की जो है विश्व स्थल के धरोहर में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। और जो आगरा में है उसका नाम क्या है, उसको किसने करवाया था? तो उसको करवाया था शाहजहाँ। और इसको लाल किला परिसर में जो है वो इसको औरंगजेब। तो दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश सर्वोच्च शक्तियों का एक हिस्सा था? तो ये हंगरी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है दो पक्ष थे, एक मित्र पक्ष, और मित्र पक्ष में वे देश थे जिन्होंने जो है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा चीन का साथ दिया था। और अक्ष शक्तियाँ वे देश थे, ठीक है, जिन्होंने जो है जर्मनी और जापान का साथ दिया था। तो हंगरी ने जो है अक्ष शक्तियाँ, ठीक है, अक्ष शक्तियों को जो है देश की सर्वोच्च शक्तियों का हिस्सा माना जाता था हंगरी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 79 नंबर प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो मानसिंह प्रथम, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर का जो है विश्वसनीय सेनापति मानसिंह था, जो अकबर की पत्नी के भाई का पुत्र था तथा आमेर के राजा भारमाल का पोता था। मानसिंह ने ही जो है 1576 के हल्दी घाटी में जो है युद्ध में जो है महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व भी इसने किया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में है तो कितनी है? तो 31 है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश को जो है 1950 से जो है पूर्व संयुक्त प्रांत कहा जाता था। यहाँ लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 लोकसभा की हैं, राज्यसभा की 31 हैं, विधानसभा की 403 हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं, ठीक है। तो सबको याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, सभी प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।